नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो सीरीज की पार्ट 7 है। तो सबसे पहले हर रोज की तरह हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, फिर अति लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय। तो दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ में कैसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, सभी तरह के प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात होगी आज के पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर। 12 तथा 11 का लघुत्तम समापवर्ती आपको ज्ञात करना है। देखिए, अगर कभी ऐसा प्रश्न पेपर में आपको देखने को मिले तो इसमें आप दोस्तों कोशिश करिए कि आप इसका आसानी से उत्तर कैसे कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 12 और 11 देख रहे हैं आप, एक अभाज्य संख्या है। तो 12 और 11 का दोस्तों सिंपल से गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करने पर दोस्तों क्या होगा, जरा आप एलसीएम का देखिए प्रॉपर हम तरीका आपको बता देते हैं। 12 और 11 दोस्तों ऐसे निकाला जाता है, लेकिन आपको दोस्तों पता है 11 का कोई फैक्टर होगा नहीं जो 12 से मैच करे। तो पहले 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, 11 आ जाएगा दोस्तों। फिर 2 से आप भाग करिए, 2 तिहाई 6, फिर दोस्तों 11 आ जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, फिर 11 आ जाएगा। फिर दोस्तों इस बार हम लोग भाग करेंगे सीधे 11 से, 1 और 11, एक बार जाएगा ना मतलब आपका। अब दोस्तों इसको सबको गुणा कर लेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 गुणे 11। तो मतलब दोस्तों सिंपल था, 12 गुणे 11 पहले भी कर सकते थे। तो 11 गुणे 12 करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 कम 11, 1, 13 दोस्तों 2 हासिल जोड़ लेंगे तो 132 आ जाएगा। तो आपको जो इसका सही विकल्प होगा, आपका विकल्प नंबर ए हो जाएगा 132। देखिए आप इसको सीधे गुणा भी कर सकते थे अगर आपकी मैथ अच्छी है। अगर आप दोस्तों मैथ में कमजोर है तो दोस्तों आप ये तरीका अपना सकते हैं 12 और 11 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे आज का अगला प्रश्न, देखेंगे बहुविकल्पी का दूसरा प्रश्न। अब देखिए दोस्तों जो दूसरा प्रश्न है हमारा, वो ये कहा गया है कि दो लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा। ठीक है ना। तो सम संख्याओं का दोस्तों मासा बताना है आपको क्या होगा। आपके सामने 4 विकल्प हैं, 4, 2, 1 या 3। तो सोचिए दोस्तों, अब इसका आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दूसरे का, वो दोस्तों होगा हमारा दूसरा विकल्प बी होगा दोस्तों। क्या आंसर होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। दो लगातार सम संख्याओं का मासा आपका 2 होता है। ठीक है। इसी तरह दोस्तों हम देखेंगे कि आपके दो लगातार, जी हाँ दोस्तों, दो लगातार विषम संख्याओं का दोस्तों जब मासा की बात होती है ना, महत्तम समापवर्तक कहीं, तो दोस्तों उसका जो आंसर होता है वो आपका होता है दोस्तों 1। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। जब दोस्तों दो लगातार विषम संख्याओं की बात होगी, ठीक है ना, का मासा पूछा जाएगा तो दोस्तों आपका आंसर का क्या होगा, 1 होगा। लेकिन दोस्तों जब बात सम संख्या होगी तो आपका आंसर होगा 2। इसको भी जरा आप ध्यान में रखेंगे। अब दो लगातार सम संख्याओं का मासा आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम बता रहे हैं। जैसे दोस्तों 2 आ गया और 4 आ गया, इसका मासा दोस्तों आपका क्या होगा, ठीक है ना। इसका मासा दोस्तों आप समझ गए हैं कि इसका मासा आपका 2 ही होगा। अब दो लगातार सम संख्या मतलब जैसे 4 हो गया और 6 हो गया, ये भी दोस्तों दोनों सम संख्या है, तो इसका भी मासा आपका दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में कॉमन 2 हो रहा है। ठीक है, फिर 6 और 8 का दोस्तों मासा निकालें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 ही होगा। फिर से 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, मतलब यही चीज कही गई है। अब विषम संख्या की दोस्तों बात होती है तो कैसे होती है, जैसे हम 3 और 5 मान लेते हैं। इनका दोस्तों जो विषम संख्या का मासा होगा दोस्तों इनका 1 होगा। दोनों में कॉमन 1 हो रहा है ना, 1 गुणे 3, 1 गुणे 5। और दोस्तों 5 और 7 का निकालेंगे तो भी दोस्तों हमारा 1 ही आएगा मासा। बस ये सब चीजें हैं। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। इसको आप याद भी कर सकते हैं कि दो लगातार सम संख्याओं का मासा 2 होता है और दो लगातार विषम संख्याओं का मासा 1 होता है। अभी आने वाले आगे प्रश्न में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा भी। ठीक है ना, परेशान मत होइए। अगला प्रश्न हमारा तीसरा, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 216 है, यदि इन दोनों संख्याओं का मासा 3 है तो उनका लसा ज्ञात करना है। तो देखिए इसका जो सिंपल सा फार्मूला होता है आपको दोस्तों पता होगा कि लसा गुणे मासा बराबर दोस्तों हमारा क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब दोस्तों दोनों संख्याओं को गुणनफल हमें पहले से दे रखा है 216, तो दोस्तों 216 लिख लेंगे। लसा दोस्तों में निकालना है ना, लसा में निकालना है। मासा में दिया गया 3, मासा की जगह दोस्तों हम रख देंगे यहाँ पर 3। लसा दोस्तों में निकालना है तो लसा की जगह हम लसा ही रहने देते हैं। गुणे में 3 बराबर दोस्तों 216। तो बस दोस्तों हमारा लसा बराबर क्या आ जाएगा, 216 बटे में 200 हो जाएगा 3, भाग कर लीजिए 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 72, मतलब 72। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा ना, 72 आपका दे रखा है। तो देखिए अगर आप लोग पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप हर एक तरह के प्रश्न आपको आने बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो चौथा दोस्तों जो प्रश्न है आपका, वो क्वेश्चन दोस्तों आपका कुछ ऐसा है कि 11 की घात दोस्तों पहले आप लिख लेते हैं। 11 की घात दोस्तों 2 दे रखा है, 11 की घात यहाँ पर 4 दे रखा है और 11 की घात 7 दे रखा है। ठीक है, आपको इसका बताना है लसा क्या होगा। ठीक है,
मैक्सिमम दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी आपके ऐसे मासा से आते हैं तो बहुत ही आसान होता है इसका मासा निकालना, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा इसका लघुत्तम समापवर्त आपको बताना है क्या होगा। पहले आपको दोस्तों दिया गया है 11 की घाते 2, ठीक है ना। फिर दोस्तों दिया गया है 11 की घाते 4 और लास्ट में दिया गया है 11 की घाते 7। आपको इसका बताना है लासा क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको हम जरा इसका जो विकल्प दोस्तों दे रखा है उसको हम बता दें। 11 की घाते 2 दिया गया है, 11 की घाते 4 दिया गया है और दोस्तों एक 11 भी दिया गया और लास्ट में 11 की घाते 7 दिया गया है। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो दोस्तों आपका लासा पूछा जाता है, एक तो मासा पूछा जाता है। देखिए जब भी इनका आधार समान होगा, जैसे दोस्तों अगर ये प्रश्न होता है 11 की घाते 2, ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि 3 की घाते 2, इनका लासा निकालना है, तो आपको सिंपल था कुछ नहीं, 11 की घाते 2 का मान होता है 121, 3 की घाते 202 का मान होता है 9। इनका गुणा करके आप उत्तर बता सकते थे। लेकिन दोस्तों जब आपका आधार समान है, जैसे 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी, 11 इसमें भी है, जब बात लघुत्तम समापवर्त की होगी तो दोस्तों आप मैक्सिमम घात देखेंगे, सबसे ज्यादा 11 की घाते 7 आ रहा है, तो दोस्तों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो चौथा विकल्प होगा 11 की घाते 7, ठीक है ना। अगर दोस्तों इसी प्रश्न में महत्तम समापवर्त पूछा जाता है, इसका महत्तम मासा बताइए क्या होगा, ठीक है, सब में 2 से ऐसे दिया गया होता तो आप इसमें न्यूनतम देखते हैं, 11 की घाते 2 दे रखा है तो आपका आंसर हो जाता है 11 की घाते 2 मासा। और लासा में दोस्तों आप क्या देखेंगे, हाईएस्ट। ये दोस्तों कंडीशन कब अप्लाई होगी फिर से हम आपको बता देते हैं, ये दोस्तों जब इनका आधार समान होगा, जैसे 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ पर भी है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो हमारा जो पांचवा दोस्तों प्रश्न है, 2 की घाते 5 तथा 4 की घाते 5 का लघुत्तम समापवर्त बताना है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं इसको देखते हैं। 2 की घाते 5 लिखा दोस्तों और आपका लिखा 4 की घाते 5। ऐसा कभी भी प्रश्न दोस्तों जैसे लासा से आ जाए तो दोस्तों जो इनका अंश होता है, जैसे आपका दोस्तों हम सबसे पहले निकालेंगे 2 और 4 का क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे, और दोस्तों बटे में हमारा हो जाएगा 5 तथा 5 का हम निकालेंगे मासा, ठीक है ना। तो आप एक बात समझ में आ गया होगा आपको कि 5 और 5 का जो मासा होगा दोस्तों, 5 से भाग करेंगे, 5 को भाग विधि से, तो 5 एकम 5, तो इनका मासा तो हमारा 5 आ जाएगा, ये बात तो हमें समझ में आ गई। 2 और 4 का दोस्तों जो लासा होगा कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब दोस्तों जो इनका लासा आ जाएगा वो हमारा 4 आ जाएगा, मासा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारा जो पांचवा प्रश्न है इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आप समझ गए होंगे, इसका विकल्प नंबर ए हो जाएगा, 4/5। कैसे दोस्तों आप समझ गए ना। जैसे हमने दोस्तों बताया 5 और 5 का जो हमारा मासा है वो 5 आ गया, लासा दोस्तों हमने यहाँ निकाला, 2 गुणे 2 दोस्तों इसको लिख लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मासा हमारा 5 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 0.11 तथा 0.33 का मासा क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, हो सकता है दोस्तों आप दशमलव देख के डर गए हो, क्या इसका कैसे निकालेंगे। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है, 0.11 लिखा है दोस्तों और 0.33 लिखा है। कभी भी ऐसा प्रश्न आया तो सबसे पहले कोशिश करिए आप दशमलव खत्म करिए। दशमलव के दोस्तों कितने अंक तक दोस्तों आपकी संख्या लिखिए, 1 अंक, 2 अंक, 2 अंक है दोस्तों, तो आपको किससे गुणा करना चाहिए कि आपका दशमलव हट जाए, 0.33 में 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव आपका हटेगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 33, और 0.11 में दोस्तों जब 100 से गुणा करेंगे, देखिए ऐसा करना होगा कि दोनों संख्याओं का दशमलव हटे, तो मतलब हो जाएगा आपका 11। और याद रखना दोस्तों जब आप नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 100 से गुणा, ऊपर 100 से मतलब दोनों संख्याओं में सेम अंक से गुणा होगा। ये मत सोचिएगा एक में 10 से गुणा कर दे, एक में 20 से गुणा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है 11 और 33 का मासा, सिंपल से आप भाग विधि लगाएंगे, 33 से 11 से भाग कर देंगे, 11 से 33, ठीक है, 11 से आपको दोस्तों भाग चला जा रहा है, तो मतलब दोस्तों इसका जो मासा होगा 11 होगा। जी हाँ दोस्तों बात तो सही है, लेकिन आपने 100 से गुणा किया था तब लास्ट में आप 100 से भाग भी करेंगे, जब भाग करेंगे तो 0.11 आ जाएगा। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा आप देख रहे होंगे यहाँ पर बी वाला विकल्प 0.11 दे रखा है, तो हमारा जो सही आंसर होगा 6 प्रश्न का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 7वां प्रश्न क्या रहा हमारा कि दो संख्याओं के मासा तथा लासा का गुणनफल बराबर है। तो आपके सामने 4 विकल्प है, तो दोस्तों अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, मासा गुणे लासा, या दोस्तों लासा गुणे मासा भी कर सकते हैं, बराबर दोस्तों आपका क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या दोस्तों हम कह सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो आप इसका विकल्प दे रहा है, देखिए कहां पर दिया गया है, सी विकल्प, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, लासा गुणे मासा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो हमारा 8वां प्रश्न क्या रहा कि दो संख्याओं का मासा 45 है तथा लासा 500 है, उनमें से एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या में बतानी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, फार्मूला दोस्तों तुरंत यूज करिए, मासा गुणे में लासा, ठीक है, बराबर दोस्तों हमने क्या बताया, दोनों संख्याओं का गुणनफल कहिए, या आप कह सकते हैं पहली संख्या
गुणे में दोस्तों हो जाएगा आपका दूसरी संख्या। ठीक है, तो दो संख्या का मासा कितना दोस्तों दिया गया हमारा 45 दिया गया है, गुणे लासा दोस्तों कितना दिया गया आपका 500, बराबर पहली संख्या दोस्तों हमारी कितनी है 125 है, गुणे दोस्तों दूसरी संख्या। ठीक है ना, तो भाग करना है। तो पहले आपका लिखा है दोस्तों 45 गुणे 500। ठीक है दोस्तों, 125 इसके नीचे पर ले आते हैं, बटे में ले आते हैं, तो 125 हो जाएगा, बराबर दोस्तों यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे दूसरी, या ठीक है ऐसे लिख सकते हैं दूसरी संख्या। तो 25 पंजे दोस्तों 125 होता है, 25 दूनी 50 जीरो, फिर 5 एकम 5, 5 नवा 45, 20 गुणे 9 दोस्तों हो जाएगा आपका 180। तो हमारी दोस्तों जो दूसरी संख्या आ गई, दूसरी आगे संख्या बढ़िया से लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 180। तो हमारे जो 8वां दोस्तों प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो चौथा विकल्प होगा यहाँ पर 180। तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अब दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों कि दो संख्याओं का मासा 35 है तथा लासा 525 है, उनमें से एक संख्या आपकी 175 है, तो आपको दूसरी संख्या बतानी है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन सकता है। उम्मीद करेंगे दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। तो देखिए मासा दोस्तों कितना देगा, फार्मूला पहले लिखेंगे। आप लोग हमेशा क्वेश्चन करने से पहले फार्मूला जरूर लिखा करिए, जिससे कि दोस्तों आपकी फार्मूला लिखने की प्रैक्टिस भी हो। मासा गुणे लासा बराबर दोस्तों क्या होता है, आपकी पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। ठीक है ना, तो मासा दोस्तों हमारा कितना दिया गया यहाँ पर 35 है। ठीक है, ये देखिए मासा लिखा है 35, लासा 525 गुणे 525 बराबर पहली संख्या दोस्तों या एक संख्या कह सकते हैं 175 है, गुणे दोस्तों दूसरी संख्या की जगह हमें नहीं पता लिख लेंगे द, या दूसरी दोस्तों ऐसे पूरा लिखिए आप लोग, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लिखा 35 गुणे 525, एक सेकेंड 525 बटे में दोस्तों आपका 175 बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका दूसरी। भाग कर लेंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, देखिए 25 सत्ते 175 होता है, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 21 गुणे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 आ गया। ठीक है दोस्तों, जो हमारी दूसरी संख्या आई वो कितनी आई 105। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 105। तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जरा विकल्प देखते हैं, चौथा विकल्प यहाँ पर हमारा सही है। तो चलिए दोस्तों, हमारे फिलहाल इस वीडियो के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे आपके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को लेकर। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, अब दोस्तों देखेंगे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अब आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। सबसे पहले 10वां क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 9 तथा 3 है, यदि उनमें से एक संख्या 3 हो तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। इसका जो सिंपल सा फार्मूला होता है उसको पहले हम बता देते हैं। लासा गुणे में दोस्तों होता है आपका मासा बराबर दोस्तों होता है आपका पहली संख्या गुणे में दोस्तों होता है आपका दूसरी संख्या। ठीक है, इसको आप समझ जाइएगा। तो हमारा जो लासा दिया गया देखिए, सबसे पहले लासा और सबसे पहले 9 लिखा है, तो लासा हमारा हो गया 9। ठीक है, गुणे मासा दोस्तों लिखा है, मासा की जगह हमारा 3 है, गुणे 3 बराबर हमारी एक संख्या मतलब पहली संख्या दोस्तों 3 दी गई है, तो दूसरी संख्या में दोस्तों ज्ञात करनी, तो दूसरी की जगह हम दूसरी लिख लेते हैं। ठीक है, बस ये क्वेश्चन लगभग हमारा हो चुका है। तो अब क्या करना है दोस्तों, ये 3 का भाग यहाँ पर आ जाएगा, तो दोस्तों 9 गुणे 3 लिखा है, ये बटे में दोस्तों नीचे 3 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये 3 से दोस्तों हमारे 3 कट गया, तो दूसरी संख्या की जगह दोस्तों हमारा बचेगा 9। तो 9 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर दूसरी संख्या हो जाएगा, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आसान से प्रश्न भी आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आपको तैयार रहना है कि आसान प्रश्न कैसे करना है और कठिन प्रश्नों को कैसे करना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखिए हमें 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 125 और 305 का महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको भले आसान लग रहा हो, लेकिन दोस्तों देखिए इसको भाग विधि से जब आप करेंगे तो ही दोस्तों आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन आसान है कि कठिन है। तो 125 305, ठीक है, कितनी बार दोस्तों भाग जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, 100 या 300 होता है तो 2 बार ही जा पाएगा। 2 पंजे देखिए, 2 का गुणा यहाँ पर पहले 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 5 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, फिर यहाँ बचेगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ दोस्तों खत्म हो जाएगा क्योंकि एक में 2 में से 2 कट जाएगा। फिर 55 दोस्तों यहाँ पर लिखा था दोस्तों, यहाँ पर जो 125 था अब वो यहाँ पर आएगा 125। अब कितनी बार दोस्तों भाग जाएगा, 2 बार जाएगा, 55 दूनी होता है आपका 110। ठीक है, 5 दोस्तों यहाँ पर इसको घटा लेंगे, इसको जरा ध्यान दीजिए, घटाइए, 5 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, और 2 में से 1 गया 1 बचा, फिर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा हमारा 55। ठीक है, ये 55 देखिए, ये 55 उठ के यहाँ पर आ गया,
इसको जरा आप ध्यान में रखेंगे नहीं तो आपसे गलतियां होंगी। तो कितनी बार दोस्तों भाग जाएगा, 15 तिहाई होता है आपका 45, 45। ये दोस्तों यहाँ बचेगा 10 आपका, यहाँ हमने घटाया तो ये 15 बीच में आ जाएगा, फिर 10 एकम 10, ठीक है ना, यहाँ बचा 5, फिर दोस्तों यहाँ आएगा 10, 5 दूनी दोस्तों होता है आपका 10, ठीक है, ये कट्टम कट्टम हो गया। तो हमें दोस्तों इसका जो मासा निकला पता चला लास्ट में दोस्तों हमारा भाग किससे गया, इसमें हमारा गया है 5 से। तो इसका आंसर भी दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 5 ही कहेंगे। तो 125 और 305 के दोस्तों जो हमारा महत्तम समापवर्तक है वो कितना आ गया, हमारा 5 आ गया। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अब 12 नंबर दोस्तों जो क्वेश्चन है हमारा वो ये कहा गया है, इसको जरा देखिए ध्यान से समझिए, ठीक है ना। दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वो हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना, इसको आप जरा ध्यान में रखिएगा। तो दो लगातार विषम संख्या पहले आएंगी कैसे आप ये भी समझ लीजिए। पहली बात तो देखिए कभी अगर 2 लिखा रहेगा तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, मतलब 3 और 5 का दोस्तों जो आएगा महत्तम समापवर्तक वो आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है ना। ये आपको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा दोस्तों दो विषम संख्या पहली बात तो लगातार आ ही नहीं सकती, अल्टरनेट क्रम होता है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, तो मतलब दोस्तों फिर 3 के बाद 4, तो मतलब दोस्तों पहले आपको पता है ना एक कि दो लगातार विषम संख्याओं का मतलब क्या है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप बस इतना याद रखिएगा कि दो विषम लगातार दो मतलब जो विषम संख्याएं आती हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक या HCF जो होता है दोस्तों वो हमारा क्या होता है, वो 1 होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो हमें दोस्तों बताना था 13 नंबर क्वेश्चन में कि 9, 14 तथा 36 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 9, 14 और 36 तुरंत ही दोस्तों आप ऐसे करिएगा, 9, 14, 36 ऐसे निकाल लीजिएगा दोस्तों, डंडी खींचेगा। आपकी बेसिक प्रोसेस सबको पता होगा, तो 2 से भाग करिए पहले, 9 में नहीं जाएगा, 2 सत्ते 14 होता है, 18 बार जाएगा 36 में, फिर दोस्तों 2 से भाग करेंगे, फिर 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 9 18 होता है। फिर दोस्तों आप इसमें भाग कर सकते हैं 3 से, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 7 होगा, 3 त्रिक 9। फिर आप भाग करेंगे 3 से तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 7, 3 एकम 3। फिर दोस्तों 7 से भाग करेंगे 1 1 1, गुणा कर लेंगे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, फिर 7 है ना। तो लिख लेंगे पहले ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूनी 4 3 12, 12 3 36, 36 गुणे 207 आ गया हमारा, ठीक है ना। 7 से गुणा कर लेंगे, 7 6 42 का 2, 7 3 21 4 25, तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा 252। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आपको तैयार रहना है। अब दोस्तों चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न हम लोग। तो फिलहाल इसका जो आंसर था 252 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या रहा है कि 0.9 तथा 0.27 का महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न अगर आपको दिख जाए 0.9 लिखा है, 0.27, ठीक है ना, आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। सबसे पहले एक काम करिएगा जिसमें दशमलव दोस्तों सबसे ज्यादा लिखा हो, जैसे 0.27, तो इसका पहले दशमलव आपको खत्म करना, कौन सी संख्या तो गुणा करना पड़ेगा, 2 अंक पर दशमलव है तो दोस्तों आप 1 के बाद 2 जीरो लगाएंगे, 3 अंक पर होता तो 1 के बाद 3 जीरो लगाते हैं। 100 से गुणा अगर इसमें होगा तो 100 से गुणा आप इसमें भी करिएगा, तो 100 गुणे 200 0.27 का मतलब हो जाएगा 27, और दोस्तों जब 100 गुणे 0.9 करेंगे तो आपका आ जाएगा 90, ठीक है। एक अंक पर और दोस्तों दशमलव देखिए कितना आएगा पहले गुणा करने पर आपको हम बता दें, तो 27.00 आ जाएगा, यहाँ पर 90.0 आएगा, 90.0 का मतलब आपका 90 ही होता है, यहाँ हो जाएगा 27, ठीक है ना। 27 और 90 का दोस्तों अब आप लोग इसका क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। 27 से भाग कर लीजिए 90 में, जरा कितनी बार जाएगा जरा इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो 3 बार पहले ले जाते दोस्तों तो हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 2 8, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ दोस्तों बचा 27, ठीक है। भाग करिए कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा ना, 9 त्रिक 27। तो दोस्तों हमारा पता चल गया कि इसका जो हमारा मासा आ रहा है फिलहाल वो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बताना है इसका महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले आपने इसको 100 से गुणा किया था, ये तो हमने अपने फायदे के लिए 100 से गुणा किया था कि प्रश्न आसान बने। तो दोस्तों जो 9 आया ये हमारा HCF तो आया, लेकिन इसमें हम 100 से भाग जरूर करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो आएगा 0.09 आएगा, ये दोस्तों हमारा होगा फाइनल मासा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 100 से हमने गुणा किया था तो 100 से भाग भी करके बताएंगे फाइनल में कि ये हमने जुगाड़ लगाया था, ठीक है। ये जुगाड़ की हमारी विधि है, 100 से गुणा इसलिए किया था कि प्रश्न आसान बने। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो 15 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा है, इसको जरा देखेंगे। 7/9 और 11/13 का महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। कभी भी दोस्तों आपके सामने ऐसा प्रश्न दिखे जैसे कि सही बटे वाला मतलब नहीं होता है 11/13, ठीक है ना, भिन्नों का दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक हो या महत्तम समापवर्तक हो, तो इसको कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आपको इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है तो आप दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों जो इसका अंश होगा
ठीक है ना। उसका आप मासा निकालेंगे और जो हर होगा उसका लासा निकालेंगे। तो मतलब दोस्तों आपको 7 और 11 का मासा निकालना पड़ेगा और दोस्तों बटे में आप करेंगे 9 और 13 का लासा। ठीक है ना। तो 7 और 11 में दोस्तों आप कॉमन देखिए जरा क्या बनेगा। 7 में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लोग लिखेंगे 1 और 7 होगा दोस्तों इसका फैक्टर जो होगा हमारा 11 का होगा हमारा 1 और 11। ठीक है दोस्तों, जो इसका कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है यहाँ 1 हो रहा, भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका दोस्तों जो मासा ऊपर आएगा 1 आ जाएगा, लेकिन 9 और 13 का दोस्तों हम क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 13। फिर दोस्तों भाग करेंगे 3 से, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर आएगा दोस्तों 13, फिर दोस्तों लास्ट में भाग कर लेंगे 13 से, 1 और 1। ठीक है, मतलब 9 गुणे दोस्तों कर लेंगे, सिंपल था। ये देखिए जो इसका आया हमारा लसा आया 3 गुणे 3 गुणे 13। तो 13 9 ये दोस्तों होता है हमारा मतलब 3 गुणे 3 करेंगे 3 त्रिक का 9, 9 गुणे 13 करेंगे 13 9 117। तो दोस्तों जो इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जैसे दोस्तों हमने लिखा था यहाँ पर कि 7 और 11 का मासा हमारा 1 आया और 13 और 9 का लासा हमारा आया 117। तो मतलब हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो 1/117 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या बोला था कि 7 और 9 11 और 13 का महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना था। तो 7 और 9 का हमने मतलब 7 और जो ऊपर 11 दोस्तों था हमारा ऊपर अंश का, इसका हमने क्या निकाला, इसका मासा देखा, और जो भी हमारा हर में था 9 और 13 इसका हमने क्या निकाला, लासा। तो ठीक है, हमारा जो लासा हमने दोस्तों निकाला तो ये आया था हमारा 117 आया था। मासा दोस्तों जो हमने निकाला इसका जो फैक्टर देखा दोस्तों वो क्या है हमारा 1 आया। ठीक है, इसका मासा हमारा 1 था। तो अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। फिलहाल इसका जो आंसर होगा 1/117। ठीक है ना। और 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, इसको जरा एक बार हम आपको पहले लिख के बताते हैं कि 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है कि दोस्तों पहले आपका लिखा है कि 9 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर 9 ऐसे नहीं लिखा है, 9 का स्क्वायर लिखा है। फिर दोस्तों 9 की घाते 4 लिखा है, 9 की घाते 7 का हमें बताना था कि महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 9 की घाते 2 लिखा है, 9 की घाते 4 लिखा है, 9 की घाते 7 लिखा है। अब 9 की घाते दोस्तों 9 लिखा है, 2 लिखा है तो इसको लिखे रहने दीजिए। 9 की घाते 4 को हम लिख सकते हैं 9 की घाते 2 गुणे 9 की घाते 2, जोड़े 2 2 4 ही हो जाएगा दोस्तों, गुणा में घाते जुड़ती हैं। 9 की घाते 7 को लिख सकते हैं 9 की घाते 2 गुणे 9 की घाते 5, 5 2 7 हो गया। अब कॉमन देखिए 9 की घाते 2 यहाँ पर भी, 9 की घाते 2 यहाँ पर भी, 9 की घाते 2 यहाँ पर भी है। ठीक है ना, मैक्सिमम दोस्तों जो कॉमन आया आपका वो 9 की घाते 2 आ गया। तो फिलहाल जो इसका दोस्तों मासा आ जाएगा उसको हम लिख सकते हैं मासा बराबर 9 की घाते 2, या आप लिख सकते हैं इसको 81। तो क्वेश्चन काफी दोस्तों देखिए सब बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, खाली अगर आपको समझ अच्छी है तो आप हर प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। एक बात और दोस्तों आपको बता देते हैं, जैसे अगर ये लिखा होता है 3 की घाते 2 और 5 की घाते 2, इसका दोस्तों अगर आपसे पूछा था कि इसका हमें मासा बताइए तो क्या होगा, इसका मासा दोस्तों हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 3 की घाते 2 का मतलब हो जाएगा दोस्त, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आप ये दोस्तों देख रहे होंगे जो इसका आधार है दोस्तों, जब इसका आधार समान होता है दोस्तों तो इसका जो मासा रहता है आसानी से निकाल लेते हैं। जब आधार समान नहीं, जैसे यहाँ 3 और 5 लिखा है, तो दोस्तों जो इसका मासा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है ना। यदि दी गई संख्याओं का आधार समान ना हो तथा उसके आधार में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो ऐसी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। अब आधार में उभयनिष्ठ गुणनखंड दोस्तों नहीं होने का मतलब दोस्तों 3 और 5 का मतलब आप समझ रहे हैं ना। 3 का दोस्तों क्या हो जाएगा 1 गुणे 3 लिखते हैं, 5 को दोस्तों हम लिखते हैं 1 गुणे 5 लिखते हैं। तो इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो एक ही है दोनों में, तो वही हो जाएगा दोस्तों। लेकिन हाँ, ये कंडीशन दोस्तों तब अप्लाई होती है जैसे दोस्तों आपका लिखा होता है 4 का घाते 2। ठीक है, 4 की घाते 2 का मतलब दोस्तों हो जाएगा आपका 4 की घाते 2 है। ठीक है, और मान लेते दोस्तों एक तरफ लिखा होता है आपका 8 की घाते 2, तो आप 4 और 8 पे दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें कुछ ना कुछ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड बन रहा है ना, बस वही उसीलिए दोस्तों यहाँ पर ऐसा दिया गया है। तो उसको आप चेक करके देख लेंगे। अब दोस्तों देखेंगे फिलहाल आज के यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब दोस्तों देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो सबसे पहले 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। तो दोस्तों देखिए लघुत्तम समापवर्त का हम आपको अर्थ बता देते हैं, मीनिंग ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक या लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि हमें 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, समझिए पहले। ठीक है ना, 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा आपको ये बताना होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि लघुत्तम समापवर्तक जो निकालने की 2 विधि होती है आपका, एक तो होता है गुणनखंड विधि और दोस्तों दूसरा होता है आपका भाग विधि द्वारा। ठीक है ना। तो 6 8 का दोस्तों अगर हम भाग विधि से निकालेंगे तो देखिए 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाल सकते हैं, पहले 2 से भाग करेंगे आप, 2 3 6 2 चौके 8, फिर 2 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, फिर आप 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 3 रहेगा दोस्तों, 2 एकम 2,
अब एक बार ये दोस्तों भाग जाएगा 3 से, 3 एकम 3, ये कट गया, ठीक है ना। तो कितनी बार आ गया दोस्तों, 2, 1 2 3 बार 2 है गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो दोस्तों इसका जो लघुत्तम समापवर्त आया वो 24 आ गया, ठीक है। तो आपको फिर से एक बार परिभाषा बता दे रहे हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त या लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों देखिए, जब 24 में आप 6 से भाग करेंगे तो कट जाएगा ना, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24। अब इससे दोस्तों कोई छोटी संख्या 24 से छोटी संख्या कोई नहीं होगी जिसमें 6 से भी भाग जाए 8 से भी जाए, ठीक है ना। अब दोस्तों बारी आती है आपके महत्तम समापवर्तक का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। लघुत्तम देख लिया, महत्तम समापवर्तक देखते हैं। देखिए इसकी परिभाषा पहले, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या मासा वह महत्तम संख्या है जिससे दी गई सभी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है दोस्तों, आपको ये समझना है। तो इसमें दोस्तों महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है महत्तम, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब आप समझ गए, लघुत्तम। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की भी दोस्तों दो विधि होती है, आपका गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि, ठीक है। जैसे दोस्तों अगर आपसे हम कह दें कि आपको 8, 12 और 28 का दोस्तों मासा ज्ञात करना है, ठीक है। महत्तम समापवर्तक या HCF, ठीक है ना, ये आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम आपको इस बार गुणनखंड विधि दिखाते हैं कि गुणनखंड विधि से दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 का गुणनखंड विधि दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, पहले देखिए 8 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात समझनी है कि 8 में किससे किससे भाग कट जाएगा, मतलब चला जाएगा। तो 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा और 8 से खुद जाएगा। अब दोस्तों 12 में वैसे देखेंगे तो किससे किससे भाग जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से खुद कटेगा। उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपका 28 की। 28 में क्या होगा, देखिए दोस्तों ये सबसे पहले आपका 1 से जाएगा, 2 से 28 कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा आपका, फिर 7 चौक 28 होता है, 14 दूनी 28 होता है और 28 से कटेगा। अब आपको दोस्तों क्या होता है, मासा निकालना है। तो चलिए पहले कॉमन लीजिए, देखिए सब में क्या क्या मैच कर रहा है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ 2 देखिए, यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। उसके बाद दोस्तों जरा आपको देखिए जो तीनों में मैच कर रहा हो। अब आप दोस्तों कहेंगे कि 4 भी दोस्तों यहाँ मैच कर रहा है, 4 यहाँ से भी कर रहा है, 4 यहाँ से भी कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि महत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी सब में मैच कर रही है दोस्तों। तो आप कहेंगे ये देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। तो इसका जो मासा आ जाएगा दोस्तों, इसका मासा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। एक दोस्तों ये विधि होगी गुणनखंड विधि। एक होता है दोस्तों आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप मासा ज्ञात कर सकते हैं। और एक अंतिम दोस्तों होता है जो आप कहते हैं जिसको हम लोग भाग विधि, ठीक है। तो भाग विधि से भी पहले हम बता देते हैं 8, 12 और 28 का निकालना, फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे। 8, 12 और 28 का मतलब भाग विधि से, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों भाग करके देखते हैं, 8 से 12 में कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, कितना दोस्तों यहाँ बचा 4, ठीक है। देखिए जैसे ये 4 बचेगा तो दोस्तों जो 4 यहाँ बच रहा है, एक काम और करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर आपका 4 बचा तो दोस्तों फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर 8 आ जाएगा ना, ये वाला 8 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 4 दूनी 8। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चला कि हमारा जो 8 और 12 इसका दोस्तों जो हमारा मासा आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है। ये दोस्तों भी हमने देख लिया यहाँ पर ना, 4 से भाग दोस्तों दोनों में चला गया, तो मतलब हमारा जो मासा 8 और 12 का तो फिलहाल 4 आ रहा है। अब इसको दोस्तों जो 4 से भाग करके 28 में भी चेक करेंगे कि 28 में भाग जाता है, अगर चला जाएगा तो दोस्तों जो सबका माथा हो जाएगा वो 4 ही हो जाएगा। तो क्या होगा, 4 7 28, ये आपका 28 भी 4 से कट जाता है। तो दोस्तों इससे क्या हो जाएगा कि हमें पता चल गया कि जो इन तीनों संख्या होती मतलब 8, 12 और 28 का जो मासा आएगा हमारा 4 आएगा, ठीक है। भाग विधि से था ये दोस्तों, आपका गुणनखंड विधि से था। तो आप देख सकते हैं जिससे भी आपको सही लगे। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न हमारा क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं में आपको अंतर बताना है। देखिए सिंपल सी बात होती है दोस्तों, भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य। अभाज्य संख्या दोस्तों इसका सिंपल सा रूल होता है, अभाज्य संख्या हम पहले बताते हैं, जो पहले दोस्तों खुद से कटे और 1 से कटनी चाहिए वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे दोस्तों आपका 2 हो गया, 2 किससे किससे कट रहा है आपका, ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है 3 की, ये 1 से कटेगा 3 से कटेगा, फिर दोस्तों 3 के बाद आता है हमारा 5, 1 से कटेगा 5 से कटेगा। ये अभाज्य संख्या बता रहे हैं दोस्तों। काफी बच्चों के मन में डाउट आ जाता है कि 9 क्या होगी, दोस्तों ये भाज्य संख्या है, क्यों, ये 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, मतलब 3 संख्याओं से, तो ये आपका हो जाएगा भाज्य संख्या। और दोस्तों ये जो बाकी आप ये जो 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं ये क्या आपका अभाज्य संख्या, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है। और आपको कुछ चीजें और बता दें, सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों जो होती है आपकी 2 होती है, या दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं सबसे छोटी सम मतलब भाज्य नहीं दोस्तों, सॉरी, ये अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम
अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है, वो 2 होती है। और एक ही याद रखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है, हमारी 4 होती है, क्योंकि दोस्तों 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, तो ये क्या हमारी भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों क्या है, वो 2 है। ठीक है। और अब बाद में आपके मन में एक सवाल आता, डाउट आता होगा कि जो 1 है वो क्या है। जो दोस्तों 1 होता है ना, तो ये भाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, ना भाज्य ना अभाज्य, बस इतना ध्यान रखना है। फिर से जाते जाते वीडियो में बता देते दोस्तों कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो खुद से कटती है और सिर्फ 1 से कटेंगी। ठीक है ना, सिर्फ 2 संख्याओं से कटेंगी। ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें कि 31 क्या होता है, देखिए 31 किससे किससे कटता है, 1 से कटेगा और 31 से कटेगा, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या हो गई। बस इतना थोड़ा बहुत आप चीज ध्यान में रखेंगे तो आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग आज का अगला प्रश्न। ठीक है, 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इसको देखते हैं जरा कि 50 और 75 का महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो जरा दोस्तों इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको भाग विधि से मैंने निकालना है, इसको हम लोग को कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए करके दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम लोग किसका निकालना है, 50 और 75 का। तो दोस्तों 50 में अभाज्य संख्या से गुणा करके देखिए कैसे आएगा दोस्तों। देखिए आप सिंपल सा एक तरीका अपना सकते हैं, ये वाला। ठीक है, फैक्टर करना है, 2 से करेंगे 25 बार जाएगा दोस्तों, फिर 5 से करेंगे 50 25, फिर दोस्तों 5 से करेंगे 5 एकम 5। तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 5 गुणे 5। कभी भी दोस्तों यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, याद रखिए अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है। अभाज्य जब आपका लिख गया तो आप यहाँ मत लिखिएगा 1 गुणे 2। ठीक है। अब वैसे दोस्तों बारी आती है 75 की, इसको भी दोस्तों हम कैसे अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। इसको देखिए पहले 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 50 25, फिर किससे भाग जाएगा दोस्तों आपका 5 एकम 5। ठीक है, 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब आपको बताना कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखनी होगी कि सबसे ज्यादा दोस्तों जो रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है। ठीक है, रिपीटेशन आपको यहाँ पर देखना है। देखिए 5 भी दोस्तों यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है। ठीक है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर, दोनों चीज दोस्तों रिपीट हो रही है ना, तो मतलब 5 गुणे 5। तो जो इसका दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे, इसका जो होगा मासा बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5, जो रिपीट हो रहा है खाली 2 3 तो रिपीट हो नहीं रहा, तो 5 गुणे 5 का मतलब हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल था, तो इसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे 25। तो जितने बच्चों का 25 आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं आ रहा तो दोस्तों आप कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इसमें यह बोला गया था कि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करना था, भाग विधि से हमें नहीं निकालना था। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 20 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि 132 322, ठीक है ना, तथा 556 का महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। और इसमें देखिए कोई कंडीशन हमें नहीं लिखी है कि हमें कैसे ज्ञात करना है। जब कोई कंडीशन ना लिखी हो तो सबसे आसान विधि होती है वो भाग विधि होती है। तो पहले 132 से दोस्तों भाग करके देखेंगे 322 में। ठीक है, तो अब देखिए सभी को 132 का पहाड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों 2 बार गुणा करके पहले देखते हैं कितनी बार जाएगा। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, घटाएंगे 12 में से 4 गया 8 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ बचा 11 में से 6 गया, बचेगा 5, ये कट गया, फिर दोस्तों यहाँ पर आएगा हमारा 132। अब जरा दोस्तों इसको हम 2 बार और ले जाएंगे। देखिए जो भी दोस्तों पहले भाग करते जो बचता हमारा, ये देखिए शेष फल बचा 58। फिर दोस्तों जिससे हम लोग भाग करते हैं वो संख्या यहाँ पर आती है। ठीक है ना, 132 देखिए यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो इसी को करते रहेंगे जब तक ये पूरा कट नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 1 11, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों एक हमारा एलसीएम यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। अब फिर आएगा यहाँ पर 58। देखिए दोस्तों फिर से ये 58 जो यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया। ये तब तक करेंगे प्रोसेस जब तक ये हमारा पूरा कट नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा, 16 32 16 तिहाई 48, ठीक है, 48 आ गया। 8 में से 8 गया दोस्तों, कितना बचेगा, 0 बचेगा। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 16 आ जाएगा हमारा, फिर भाग करेंगे 1 बार जाएगा हमारा, 10 एकम 10, ठीक है, 6 बचेगा। फिर दोस्तों यहाँ बचेगा 10 हमारा। तो ये भाग दोस्तों चलता चल रहा है, तो अभी देखते हैं कहाँ तक जाता है। 6 एकम 6 बचा दोस्तों, यहाँ बचा 4, फिर दोस्तों यहाँ बचेगा 6, ठीक है ना, फिर 4 एकम 4, यहाँ बचा 2, फिर ये बचेगा 4। फिर दोस्तों इसको एक और बार और भाग जाएगा ये मैक्सिमम, 2 दूनी 4, ये कट गया। तो दोस्तों जैसे हमें पता चला कि इसका जो मासा आ रहा है ये 2 आ रहा है। ठीक है ना, मतलब कि हमारा मासा किसका 2 आ रहा है, इसको जरा भी हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा दोस्तों साइड में करते हैं हम लोग। ठीक है,
कि हमारा जो दोस्तों आया 132 और 322, इसका जो मासा हमारा निकल कर आया वो क्या है दोस्तों, हमारा 2 आया। ठीक है, अब इसी 202 का भाग हम 556 में करके चेक करेंगे। 556 अगर 2 से भाग चला जाता है तो दोस्तों जो हमारा फाइनल मासा होगा 2 ही होगा। तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 से ही भाग करना है हमें, कितनी बार जाएगा उसको जरा हमें बताना है। ठीक है, तो भाग करके चेक कर लेते हैं हम लोग सिंपली। इसको एक तरह से और भाग कर सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख लीजिए 556/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, मतलब 278 बार 2 से ही चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी दोस्तों ऐसे हम लोग लिख सकते थे अलग अलग भाग करके। तो फिलहाल हमारा दोस्तों भाग विधि हो गया, तो हमें दोस्तों इसका फिलहाल मासा पता चल चुका है। यहाँ से 2 बार ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बचा 5 बचा, 2 सत्ते 14, यहाँ 1 बचा 6 बचा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, वैसे भी दोस्तों हम लोग हमारा भाग आ गया सिंपल तरीके से भी। तो हमें दोस्तों इसका जो मासा पता चला, इन तीनों का जो मासा होगा हमारा वो कितना होगा, वो 2 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आ सकते हैं। भाग भी देखिए आपने देखा होगा कि काफी लंबा था, तो आप कोशिश करिएगा जब तक दोस्तों भाग न जा रहा हो जाते रहेगा, नहीं तो फिर छोड़ना नहीं आपको। ठीक है ना, हिम्मत नहीं हारनी है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर आप पूरे प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या रहा कि 5/7, 7/9 तथा 9/11 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है आपको। तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे इसको जरा लिखा आपका 5/7 लिखा है, फिर दोस्तों लिखा आपका 7/9 लिखा है, फिर आपका लिखा 9/11 का आपको निकालना लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो दोस्तों इसका एलसीएम आता है, सबसे पहले जो इसका अंश होता है, ठीक है ना, अंश का दोस्तों हम लोग लासा निकालते हैं और हर का निकालते हैं मासा। मतलब दोस्तों इसका कहने का मतलब हमारा ये है कि हम इस प्रश्न में 5, 7 और 9 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक या लासा निकालेंगे, एलसीएम जिसको बोलते हैं। और दोस्तों इसमें जो हर है हमारा 7, 9 और 11 का क्या निकालेंगे हम लोग, मासा। ठीक है, या दोस्तों जिसको हम बोलते हैं एचसीएफ। तो अब इसको दोस्तों निकालना पड़ेगा हमें। सबसे पहले दोस्तों इसका लासा निकालते हैं हम लोग, 5, 7, 9 का लासा क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा। देखिए सभी संख्याएं अलग अलग है, तो सिंपल सी बात है, सबका हम गुड़ाई कर देंगे तो हमारा लासा हो जाएगा 5, 7 और 9 का लासा आप ऐसे निकाल सकते हैं। 5 एकम 5, ठीक है, 7 और 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7, फिर 9 आ जाएगा। अब इसको 2 बार 3 से भाग करिए, 9 से करिए सीधे बात, क्योंकि हमें लासा ही बताना था। तो लासा हमारा देखिए निकल आया। तो अब गुणा कर लेंगे तीनों का, 7 × 5 = 35 और 35 गुणे दोस्तों 9 करेंगे। ठीक है, अगर आपको 35 का पारा नहीं है तो सिंपल सा गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45 का 5, 9 × 3 = 27, 27 और दोस्तों क्या होता है 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 31। मतलब जो हमारा दोस्तों इसका लासा आया है वो आ गया हमारा 315। तो देखिए ये सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपसे गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ऊपर का दोस्तों जो हमारा लासा आ गया वो 315 आ गया फिलहाल। अब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, और इसका लघुत्तम समापवर्तक हमें, ये तो दोस्तों हमारा ऊपर का लासा आ गया। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको कैसा भी क्वेश्चन आए लघुत्तम समापवर्तक का, तो आप ऐसे इसको फार्मूले से यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने जैसा बोला कि आपको हर का क्या निकालना पड़ेगा, इसका मासा निकालना पड़ेगा, 7 का, 9 का और 11 का। तो इसका मासा क्या होगा दोस्तों, इसको जरा हम लोग देखते हैं। 7, 9 और 11 का, 7 का पहले यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, 7, 9 और 11 का हमारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो 7 का पारा देखिए 9 में कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 2 और 7। अब देखिए दोस्तों ये भाग नहीं जाएगा। आपको एक बात समझना पड़ेगा दोस्तों, हमने क्या बोला था, गुणनखंड विधि। 7 ठीक है निकालेंगे तो एक हो जाएगा दोस्तों हमारा, 1 होगा 7 होगा, 9 का दोस्तों निकालेंगे तो हमारा 1 होगा 9 होगा, और 11 का गुणनखंड विधि करेंगे तो 1 और 11। मतलब सभी दोस्तों जो संख्याएं एक तरह से आपकी एक दूसरे से दोस्तों कटती हैं। तो मतलब आप एक चीज समझिए यहाँ पर, जरा ये जो 9 था इसको हम लोग 1, 9 न करके, ये दोस्तों इसमें किससे किससे भाग जाएगा, 3 से भी चला जाएगा ना, 3 × 3 = 9, 1, 3, 9 हो गया। तो सभी संख्या दोस्तों जो कॉमन फैक्टर इसमें आ रहा है हमारा, तो वो दोस्तों 1 आ रहा है। देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो जो इसका दोस्तों फिलहाल जो हमारा लासा आएगा जिसको हम बोलेंगे एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा 315/1, क्योंकि दोस्तों हमने जैसे बोला कि इसका हमने जो लासा ऊपर अभी निकाला था ये हमारा आया था 315। ठीक है, इसका जो हमने गुणा किया तो हमारा 315 मिला, और दोस्तों जो नीचे 7, 9, 11 का मासा है वो 1 आया, तो 315/1, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 315 हो जाएगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस करेंगे, आप ये मत सोचिएगा कि नीचे भाई मासा है इसका मासा क्यों नहीं आया कुछ, क्योंकि दोस्तों जो इसमें कॉमन फैक्टर आया, ठीक है, वो 1 आ रहा था। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या आपका कि 3 लिखा है दोस्तों। पहले देखिए हम आपको बता दें इसमें कुछ क्वेश्चन में चेंजेस है। तो सबसे पहले दोस्तों लिखा है 3 की घात 2 लिखा है, उसके बाद 3 की घात 7,
ठीक है, फिर 3 की घाते 10 और 3 की घाते 5, है ना। इसका हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है, HCF ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आपको हर एक प्रश्न के लिए तैयार रहना होगा कि कैसा भी दोस्तों क्वेश्चन आए पेपर में, घुमा फिराकर आप उसको कर सकें। तो इसमें दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है ये। 3 की घाते 2 लिखा है आपका, 3 की घाते 7 लिखा है, 3 की घाते दोस्तों आपका 10 लिखा है और 3 की घाते यहाँ पर लिखा है 5। अब आपको दोस्तों इसको बताना है कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए सबसे ज्यादा जो मैचिंग होगी 3 की घाते 202 इसमें है, 3 की घाते इसमें 7 है, तो मतलब आप समझ रहे 3 की घाते 7 का मतलब क्या आपको बता देते हैं। जैसे 3 की घाते ये 2 लिखा है, इसमें 3 की घाते 7 का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 5, जोड़ने पर 7 आ गया ना। 3 की घाते 10 का मतलब 3 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 8 कर सकते हैं, और 3 की घाते 5 का मतलब है 3 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 3। अब जरा दोस्तों आप देखिए सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 की घाते 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 की घाते 2 इसमें, 3 की घाते 2 इसमें भी है। तो अब आप बोल सकते हैं कि जो इसका हमारा मासा आएगा 3 की घाते 2, यानी आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान होता है दोस्तों, खाली आपको समझने की यहाँ पर देरी है। आपको एक चीज और बता दें, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता 3 की घाते 2 और 5 की घाते 2, इसका दोस्तों आपको मासा ज्ञात करना, तो देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आप कहेंगे नहीं, इसमें तो 3 3 है, इसमें 5 5 है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो मासा होता है, ठीक है, वो आपका 1 हो जाता है। जब कुछ कॉमन ना दिखे दोस्तों, तो वहां पर मासा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये बात भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिलहाल दोस्तों इस प्रश्न में बोला था इसका महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात करिए, तो हमारा जो आया वो 9 आ गया। या 3 की घाते 202 भी इसको आंसर लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वैसे आप आंसर कर सकते हैं। एक बात और दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जैसे दोस्तों 3 की घाते 2 5 की बात, इसमें कोई आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। लेकिन दोस्तों यही प्रश्न अगर ऐसे होता है कि 2 की घाते 2 और 4 की घाते 1, आपको इसका मासा बताना है, तो फिर आप यहाँ दोस्तों कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यार इसका मासा अब क्या होगा। ठीक है ना, 2 की घाते 2 का मतलब दोस्तों क्या होता है आपका, इसको हम 4 लिख सकते हैं, 4 की घाते 1 का मतलब भी 4 है। तो अब दोस्तों देखिए ऐसे प्रश्न भी पेपर में आ सकते हैं, तो आपको हर एक प्रश्न के लिए तैयार रहना है। जैसे दोस्तों एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि अगर लिखा होता दोस्तों 2 की घाते 8, ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा हो रहा है दोस्तों, इसको कम करते हैं। अगर लिखा होता दोस्तों 2 की घाते 4 लिखा होता और 4 की घाते 1 लिखा होता, तो आप इसका बताइए। तो इसको आप दोस्तों लिख सकते हैं 2 की घाते 4 तो 4 ही रहेगा, और 4 का घाते 1 का मतलब दोस्तों ये 4 है, और 4 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 2 ना। तो दोस्तों 2 की घाते 2 यहाँ होता है, 2 की घाते यहाँ पर 4 है। तो आप इसका बताइए उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाता है, 2 की घाते 2 हो जाता आप कहते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाती है, यानी 4। वैसे दोस्तों जैसे यहाँ पर 4 लिखा था तो 2 की घाते 2 था, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 2 लिख सकते हैं, तो इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड दोस्तों 4 आ जाएगा। तो ये बात भी ध्यान में रखेंगे कि महत्तम समापवर्तक जब आप ज्ञात कर रहे हैं, जब दोस्तों कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा, तो दोस्तों उसका मासा 1 होता है। अदरवाइज कुछ भी कोई कंडीशन और है तो दोस्तों उसमें मासा 1 नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन 1.6 और 0.64 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न है दशमलव वाले, 1.6 लिखा है और 0.64 लिखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए कि दशमलव हम खत्म कैसे कर सकते हैं। 64 का दोस्तों दशमलव हम खत्म कब कर पाएंगे, जब इसमें दोस्तों हम लोग देखिए जितने अंक के बाद दशमलव, देखिए दशमलव के कितने बाद तक संख्या लिखिए, 1 अंक 2 अंक। तो दोस्तों सिंपल बात है, 1 के बाद 2 जीरो लगा के गुणा कर दीजिए, इसमें भी 1 के बाद 2 जीरो इसमें भी लगाइए। दोनों संख्याओं में सेम अंक से गुणा होगा तभी दोस्तों दोनों संख्या सेम रहती है। जब 16 गुणे 100 करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा हमारा 160 आ जाएगा, या 1600 करिए तो 1 अंक पर यहाँ दशमलव लग जाएगा। जब इसमें ऐसे गुणा होगा दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, 6400, 2 अंक पर दोस्तों दशमलव होगा तो ये हो जाएगा। तो मतलब हमारी जो पहली संख्या मिली वो आ गई हमारी 160 और दूसरी संख्या आ गई हमारी 64। अब आपको 64 और 160 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, तो आप ये ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको ज्ञात करके देखते हैं क्या आ जाएगा। इसका 2 से भाग करेंगे, 2 8 16, 0 32 बार। फिर दोस्तों 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 40 और यहाँ आ जाएगा 16। फिर 2 से भाग करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 2 से भाग कर लेते हैं हम लोग, 2 दाम 20, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ 5 रहेगा। अब लास्ट बार दोस्तों हम लोग 5 से भाग कर लेंगे, 5 एकम 5 1, ठीक है ना। जरा सबका गुणा करके चेक कर लेते हैं हम लोग। ये दोस्तों इसका पेयर बना लेते हैं, कितनी बार दोस्तों 2 2 लिखा है, इसको जरा गिन लेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 पेयर है, मतलब 3 जोड़ा है ना, ये गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 बार दोस्तों 2 लिखा हमारा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, अंतिम में 5 था ना हमारा। अब जरा सबका गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 और 64 गुणे 5।
ठीक है ना। आप लोग जल्दबाजी में कोई गलती मत करिएगा कि सीधे 64 गुणे 5 करें, नहीं सॉल्व करके आप कर सकते हैं। 5 चौके 20, 5 छंग 30, ठीक है ना, 30 और 2 हो जाएगा 32। तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा वो 320 आ जाएगा। तो देखिए सभी प्रश्न काफी आसान होते हैं, बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो आप आंसर करेंगे वो 320 नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले याद करिए कि प्रश्न में आपने 100 से गुणा किया था। ठीक है, जब 100 से गुणा किया था तो अब लास्ट में जो भी आपका आंसर आया 320 आया, इसमें हम 100 से भाग कर देंगे। ठीक है ना, कि जो गुणा किया तो वो खत्म हो जाए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 32/210 लिखा, इसका मतलब क्या होगा, जब ये जीरो हटेगा तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो हमारा ये हो गया 3.2। ठीक है, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो हर तरह के दोस्तों क्वेश्चन आज हम आपको बता दे रहे हैं, फिर आप एलसीएम और एचसीएफ में कभी उम्मीद करेंगे गलती ना करें। 24 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा 15 है तथा उनका गुणनफल 900 है, उनका लसा ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों इसका जो सिंपल सा फार्मूला होता है पहले हम आपको बता दें, लसा गुणे में मासा बराबर दोस्तों होता है आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, तो दोनों संख्याओं का हम गुणनफल लिख लेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे प्रश्न में उनका गुणनफल दिया गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, गुणनफल। नहीं तो दोस्तों फिलहाल जो फार्मूला होता है वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। हमें लसा ज्ञात करना, तो लसा की जगह दोस्तों हम लिख लेंगे लसा गुणे मासा की जगह दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा 900 है। ठीक है ना, तो दोस्तों हमारा लसा बराबर क्या आ जाएगा, सिंपल सा 900 बटे में 15, भाग कर लेंगे 15 छक्का 90 जीरो। तो हमारा इस प्रश्न के लिए जो लसा आ जाएगा दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, फिलहाल आ जाएगा 60। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आए तो आपको तैयार रहना है। ठीक है दोस्तों, तो हर तरह के प्रश्न आज हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया लगभग। अगर आपको और भी लगता है कि नहीं कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, फिलहाल दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों जितनी भी वीडियोस बच रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में उसका हम आपको लिंक दे देंगे, आप चाहिए सभी को चेक करिए। कोई दिक्कत हो दोस्तों आप बता सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें।